एबेलस्टाइन नाम का एक छोटा सा शहर, बाहर से एकदम नॉर्मल जगह, लेकिन अंदर छुपा था एक सबसे अजीब और खास बूढ़ा आदमी। गलत वजहों से ये बूढ़ा पूरे शहर में बदनाम था। लोग उसे प्यार से नहीं बल्कि चिढ़ाते हुए कहते थे, झूठा बूढ़ा गीजर, या कम से कम लोकल्स तो उसे ऐसे ही बुलाते थे। इस आदमी की जिंदगी में अगर कोई एक भी रिडीमिंग क्वालिटी थी तो वो थी उसकी बेसिक 1 स्टार मैजिक इस्तेमाल करने की काबिलियत। लेकिन अफसोस, ये छोटी सी बात भी उसके सिर पर चढ़ गई थी। वो खुद को बड़े गर्व से एबेलस्टाइन का महान जादूगर कहता फिरता था। उसकी अजीब हरकतों की वजह से वो लोकल बच्चों के लिए आसान टारगेट बन चुका था। बच्चे उसे छेड़ते और ये बूढ़ा जरा सी बात पर भड़क जाता। उसका गुस्सा उतना ही छोटा था जितनी उसकी पैटियंस। लेकिन बाकी गली के लड़कों से अलग डेरेक नाम का एक लड़का था जो इस बूढ़े को एंटरटेनमेंट नहीं समझता था। उसके लिए ये आदमी एक मौका था, मैजिक सीखने का गेटवे। डेरेक ने बड़ी आसानी से उसे अपना गुरु बनाने के लिए मना लिया, खासकर इसलिए क्योंकि वो बूढ़ा किसी ऐसे इंसान को तरस रहा था जो उसकी बड़ा चढ़ाकर सुनाई गई कहानियां सुन ले। एक तरह से ये सौदा फेयर था। बूढ़े को चाहिए था साथ और बच्चे को चाहिए था ज्ञान। ज्यादा समय नहीं लगा और डेरेक ने अपने शरीर के अंदर मोनो सर्कुलेशन को समझ लिया। ये कारनामा देखकर उसका मेंटर पूरी तरह शॉक्ड रह गया। यहाँ से कहानी ने असली रफ्तार पकड़ ली। डेरेक तो उस माना को बाहर की दुनिया में चैनल करके ऑफेंसिव यूज के लिए भी निकाल लिया। उस दिन बूढ़े आदमी ने बच्चे के अंदर छुपी रॉ पोटेंशियल को पहचान लिया, लेकिन अपनी जिद के कारण उसने इसे जुबान पर लाने से साफ इनकार कर दिया। पूरे 1 साल तक डेरेक उस बूढ़े के लिए बस एक ग्लोरीफाइड एरेंड बॉय बनकर काम करता रहा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और वो ऑफिशियली एक 1 स्टार मैच बन गया। इस सफलता के बावजूद बूढ़ा आदमी अब भी नोबल ब्लड लाइन्स के चक्कर में ही अटका रहा। उसे पूरा यकीन था कि सिर्फ बड़े और प्रतिष्ठित सरनेम्स वाले लोग ही मैजिक की चोटी तक पहुंच सकते हैं और हमारा लड़का जैसा कॉमनर तो बस सपना ही देख सकता है। वो अक्सर डेरेक का हौसला तोड़ता रहता, ये कहते हुए कि जहां नोबल बच्चे कम उम्र में ही 3 स्टार तक पहुंच जाते हैं, वहीं एक लोबर्न 2 स्टार तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है और वहीं अटक जाता है। लेकिन बूढ़े की ये निराशाजनक बातें हमारे लड़के को जरा भी डिगा नहीं पाई। डेरेक समझ चुका था कि ये आदमी बस अपनी ही असफलताओं का बोझ उस पर डाल रहा है, अपनी एकदम साधारण और अधूरी जिंदगी की कड़वाहट निकाल रहा है। और फिर एक दिन आया जब बारिश ऐसे जोरों से बरस रही थी जैसे खुद आसमान किसी गहरे दुख में डूबा हो। वही दिन था जब वो बिल्कुल मामूली सा बूढ़ा आदमी आखिरकार मर गया। डेरेक ने उसे बुरी तरह पीटा हुआ पाया, पूरा शरीर भयानक चोटों से भरा हुआ था। लड़के ने जो जरूरी था वो किया और उसे एक ठीक ठाक दफन दिया। कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत की वजह सामने आ गई। वो पागल बूढ़ा गीजर एक वेयर हाउस से 2 स्टार स्पेलबुक चुराने की कोशिश कर रहा था। ये बात सबको हैरान कर गई। इतना अनएम्बिशियस आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगा? लेकिन डेरेक को बूढ़े की नोबल ब्लड लाइन्स वाली ऑब्सेशन याद आ गई। दुर्भाग्य से नोबल ब्लड लाइन होना ऐसी चीज थी जिसके लिए डेरेक बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं था, कम से कम इस दुनिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। लेकिन सच्चाई ये थी कि डेरेक इस दुनिया का था ही नहीं। जैसे जैसे उसने मैजिक की बेसिक्स में महारत हासिल की, एक सिस्टम ने उसकी प्रोग्रेस को रजिस्टर किया और उसे एक मैजिक स्कूल चुनने का ऑप्शन दिया जहां वो एनरोल कर सकता था। 4 साल पलक झपकते ही गुजर गए और कहानी में एक नया किरदार एंटर हुआ, कार्डिया फ्लेमहार्ट। वो विक काउंटी के गिरे हुए फ्लेमहार्ट हाउस की फॉर्मर मास्टर थी। उसके नोबल ब्लड के साथ साथ उसे इनबॉर्न 3 स्टार मैजिक टैलेंट मिला हुआ था जो उसे किसी भी मर्सनरी ग्रुप के लिए एक प्राइम कैंडिडेट बना देता था। एबेलस्टाइन में रहने के दौरान उसने बेल्डन मर्सनरी कॉर्प्स से कॉन्ट्रैक्ट्स लेने शुरू किए, वही ग्रुप जिसे डेरेक भी ज्वाइन कर चुका था। इससे उस लड़के को एकदम सोने जैसा मौका मिल गया, एक असली 3 स्टार मैच से सीखने का। एक शाम सराय में बैठकर कार्डिया ने उसे जिंदगी का एक जरूरी सबक सिखाने की कोशिश की। उसने माना कि उसे ताकत जमा करने की भूख है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि इस चक्कर में लालच खुद पर हावी न होने दे। वो लड़का उसकी बातों को दिल से ले गया और वादा किया कि वो हमेशा जमीन से जुड़ा रहेगा। फिर असली मुद्दे पर आते हुए कार्डिया ने उसे आंखें बंद करने को कहा और अपनी माना को असल दुनिया में प्रकट करने के लिए बोला। जैसे ही लड़के ने उसके इंस्ट्रक्शन माने, कार्डिया अंदर ही अंदर हैरान रह गई। इतनी कम उम्र में उसके पास नेचुरल माना की मात्रा कमाल की थी। ये बहुत ही रेयर था और साफ लग रहा था कि वो आगे चलकर उसकी उम्मीदों से भी कहीं आगे निकलने वाला है। तभी अचानक हंगामा मच गया। एक जोरदार धमाका पूरे इलाके में गूंज उठा। हर कोई अलर्ट हो गया। सबको लगा कहीं हमला तो नहीं हो गया। डेरेक को सांस लेने तक का मौका नहीं मिला कि तभी उसकी मेंटर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए सराय से बाहर ले गई। इस बीच हथियारों से लैस योद्धा बाहर सर्च कर रहे थे, लेकिन जोरदार धमाके की आवाज साफ सुनने के बावजूद उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिला। तभी कार्डिया डेरेक को खींचकर एक सुनसान बैक एली में ले गई और बेहद गंभीर लहजे में उससे बात करने लगी। उसे यह समझाना जरूरी था कि नोबल्स अपने प्रिविलेज को लेकर कितने ज्यादा एंटाइटल्ड होते हैं और उन सब में सबसे बड़ा प्रिविलेज है मैजिक, जो सिर्फ उन्हीं के लिए माना जाता है। इस दुनिया में ताकत को भगवान का आशीर्वाद समझा जाता है जो सिर्फ एलीट लोगों को मिलता है। आम लोगों में 3 स्टार तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है और अगर कोई पहुंच भी जाए तो उसमें पूरी जिंदगी की तपस्या लग जाती है। फिर कार्डिया ने असली बम फोड़ा जिस वजह से वो उसे यहाँ लाई थी। डेरेक पहले ही 2 स्टार स्टेटस तक पहुंच चुका था। जो धमाका सबने सुना था वो असल में एक 2 स्टार
डिल्यूजन टाइप स्पेल था जिसका नाम था ऑडिटरी हेलुसिनेशन, और उसे खुद डेरिक ने कास्ट किया था। कार्डिया की पहले की बातें इसीलिए थीं ताकि वो समझ सके कि बिना नोबल हुए भी वो जन्म से ही गजब का टैलेंट लेकर पैदा हुआ है। ठीक उसी पल सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ और कंफर्म कर दिया कि उसने 2 स्टार मैजिक अचीव कर ली है। इसके बाद कार्डिया ने डेरिक को अपने साथ ट्रैवल करने की इजाजत दे दी, जहां वो उसे तरह तरह के स्पेल्स और नोबल सोसाइटी के जटिल तौर तरीके सिखाने लगी। पूरे 1 साल की मेंटरशिप के बाद आखिरकार अलग होने का समय आ ही गया। जाते जाते डेरिक को पता चला कि एल्स्टर देश ने कार्डिया को एक प्राइवेट ट्यूटर के तौर पर अपॉइंट कर लिया है। हाउस एल्वेस्टर इतना ताकतवर परिवार था कि राजधानी का ग्रैंड ड्यूक तक उन्हें पूरा सम्मान देता था। कार्डिया के लिए ये ऐसा ऑफर था जिसे ठुकराना नामुमकिन था। जाते जाते उसने डेरिक को विदाई तोहफे के तौर पर एक 2 स्टार स्पेल बुक गिफ्ट की और फिर वहां से चली गई। इसके बाद डेरिक ने 1 और साल अकेले पढ़ाई में झोंक दिया और खुद से 2 और स्पेल्स सीखकर उन्हें मास्टर कर लिया। अब उसका अगला टारगेट क्लियर था, 3 स्टार मेज बनना। इसी सफर में वो बेल्डन स्टीयर टैवर्न पहुंचा, जहां काउंटर के पीछे खड़ा आदमी बड़े जोश में हमारे लड़के को खुशखबरी देने को तैयार था। पता चला कि हाउस डुप्लेन, जो कि एक ग्रैंड डची है, कुछ टैलेंटेड लोगों को हायर करने में दिलचस्पी दिखा रहा है। ये सुनकर डेरेरिक एकदम शॉक्ड रह जाता है। इतनी ऊंचे लेवल की फैमिली का लोकल मेजर्स को हायर करना बेहद रेयर होता है। हमारा लड़का अंदर से थोड़ा सस्पिशियस फील कर रहा था, लेकिन काउंटर पर खड़ा वो आदमी जिसका नाम जेडन था, मोटे पेमेंट के सपने में पूरी तरह ब्लाइंड हो चुका था। इससे भी बढ़िया वो ये दलील देता है कि अगर पहला जॉब सही से पूरा हो गया और डुप्लेन फैमिली खुश हो गई तो फ्यूचर में उनके लिए तगड़े कनेक्शंस बन जाएंगे जो आगे की ग्रोथ में बहुत काम आएंगे। लेकिन डेरेक ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। उसे इन सब बातों से ज्यादा दिलचस्पी इस बात में थी कि आखिर जॉब है क्या। काउंटर वाला आदमी बड़े खुश मूड में बोलता है कि ये काम तो एकदम केकवॉक है, बस ग्रैंड ड्यूक के इलाके की बाहरी सीमा पर कुछ मॉन्स्टर्स को ढेर करना है। बेशक डेरेक को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती। इतनी पावरफुल फैमिली जैसे डुप्लेन भला किसी मामूली मर्सनरी कॉर्प्स से मॉन्स्टर्स क्लियर करवाए, ये बात ही अजीब थी। डेरेक रिस्क तौलने की भी जहमत नहीं उठाता। वो सीधा मुड़कर जाने लगता है क्योंकि उसे ये जॉब लेने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। शेडी काम करना उसके कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ था, इसलिए उसने नेचुरली मना कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर तो खुशी खुशी ये काम किसी और को दे देता, लेकिन दिक्कत ये थी कि डुप्लेन फैमिली ने खास तौर पर एक मेज की डिमांड की थी और इस वक्त कोर में डेरेक के अलावा कोई भी अवेलेबल नहीं था। थोड़ा एडवांटेज लेने के लिए कॉन्ट्रैक्टर एक सोने का सिक्का उछाल देता है ताकि डेरेक का मन बदला जा सके। वो चमचमाता हुआ गोल्ड कॉइन आखिरकार उसे इतना तो मजबूर कर ही देता है कि वो कम से कम उन क्लाइंट्स से मिलने के लिए राजी हो जाए जिनके साथ उसे काम करना था। जैसे ही उस नोबल डिस्पैच की नज़र एक बच्चे पर पड़ती है, वो तुरंत उसे साथ रखने से इनकार कर देता है। किसी ऐसे बच्चे को हायर करना जिसका अभी तक कमिंग ऑन ऑफ एज सेरेमनी भी नहीं हुआ, एक मर्सनरी जॉब के लिए बिल्कुल बेमतलब लगता है। क्लाइंट को इतना नाखुश देखकर जेडन पूरी कोशिश करता है कि उस कीमती पैटर्न को समझा सके कि ये बच्चा सच में रियल डील है, लेकिन लीडर को आगे बात करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती और वो मुड़कर जाने लगता है। उसी पल उसकी मिस्ट्रेस उसे रोक लेती है और उनकी मजबूर हालत की याद दिलाती है। आखिरकार यही बात लीडर को डेरिक पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है। ग्रैंड डची ऑफ डुप्लान के इलाके में डेरिक गॉब्लिन्स को ऐसी सफाई से काटता हुआ दिखता है कि देखने वाला दंग रह जाए। ये छोटे मोटे क्रीचर्स उसके लिए बस हल्की सी परेशानी थे। वो रिकॉर्ड टाइम में सारे मॉन्स्टर्स को साफ कर देता है। बच्चे का इतना जबरदस्त पोटेंशियल देखकर नोबल डिस्पैच पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है, लेकिन उनके लीडर से भी ज्यादा खुश थी वो सस्पिशियस लड़की जो एक हुड के नीचे छुपी हुई थी। वापस बेल्डन की टियर टैवर्न में हमें कोर की एक फीमेल मेंबर डेरिक पर भड़कते हुए दिखती है। उसे नोबल्स का कुत्ता बनने के लिए लताड़ते हुए। एक कॉमनर होने के नाते नोबल्स का लैप डॉग बनना उसे सबसे आखिरी चीज चाहिए थी। डेरिक को कितना भी पैसा क्यों ना मिल रहा हो, उसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरवी रखकर किसी नोबल के पैरों में रेंगना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर ने असली रकम का खुलासा किया, उस लालची लड़की की सारी अकड़ सेकंडों में हवा हो गई। वो तुरंत बोल पड़ी कि उसे भी हिस्सा चाहिए, भले ही उसे खुद नोबल के पैरों में रेंगना पड़े। कुछ देर बाद ज्यादा शराब पीने की वजह से वो बेहोश हो जाती है और माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो आदमी डेरिक से उसके दिन के बारे में पूछता है। हमारे लड़के के हिसाब से तो कुछ खास हुआ ही नहीं, बस थोड़े से गॉब्लिन्स थे और बस। लेकिन उसके दिल में एक बात गहराई से बैठी हुई थी। उसे पूरा यकीन था कि उनके क्लाइंट्स उनसे झूठ बोल रहे हैं। नोबल डिस्पैच ऑफिसर ने कहा था कि वो 3 चीजें ढूंढ रहे हैं, यंग एज, स्टेमिना और सोशलाइज करने की काबिलियत। और ऊपर से जो औरत खुद को स्कलरी मेड बता रही थी, उसके हाथ किसी भी तरह से हार्ड वर्क करने वाले इंसान जैसे नहीं थे। वो जरूरत से ज्यादा साफ थे और यही बात डेरिक को सबसे ज्यादा खटक रही थी। वो अभी इस धोखे की परतें और खोल ही रहा था कि तभी उसका कॉन्ट्रैक्टर उसे रोक देता है। आखिरकार वो मर्सनरी हैं, उनका काम ज्यादा गहराई में जाकर सवाल पूछना नहीं होता। डेरिक इशारा समझ जाता है। जेडन गलत नहीं था, ये जगह वाइल्ड है और वाइल्ड में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, पेट पालना। बाकी सब बात की बातें हैं। अगला दिन आता है और हम फिर से ग्रैंड डची के इलाके में पहुंचते हैं। एक बार फिर हमारा लड़का वहां छिपे सारे गॉब्लिन्स को साफ कर देता है, ये भरोसा दिलाते हुए कि अब इस जगह को परेशान करने वाला कोई भी नहीं बचा। ये सुनकर नोबल डिस्पैच ऑफिसर राहत की सांस लेता है और जेडन भी खुश हो जाता है, जो पेमेंट सेटल करने के लिए बेताब था। नतीजा ये निकलता है कि हमें
हमेशा खुश रहने वाला जेडन 2 गोल्ड कॉइन्स कमा लेता है, लेकिन हमारे लड़के को पता था कि अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं आया है। और ठीक उसी पल वो कथित डिस्पैच ऑफिसर बच्चे की जबरदस्त स्किल्स की तारीफ करते हुए तालियां बजाता है और एक नई रिक्वेस्ट सामने रख देता है। अगर डेरिक ये गिग पकड़ ले तो ग्रैंड डची उसे 15 गोल्ड कॉइन्स देगा, एक ऐसी रकम जो जेडन जैसे इंसान के लिए तो सपने जैसी थी। कहने की जरूरत ही नहीं, डेरिक 1 सेकंड भी नहीं सोचता और तुरंत हाँ कर देता है। और इसी जॉब के साथ जेडन और हमारा लड़का पहुंच जाते हैं ग्रैंड डची ऑफ डुप्लेन की रेजिडेंस की ओर, जहां जेडन उस जगह की भव्यता को देखकर बस देखता ही रह जाता है। वहीं डिस्पैच ऑफिसर खुद को फॉर्मल तौर पर इंट्रोड्यूस करने का फैसला करता है। असल में उसका नाम डॉन था, जो ग्रैंड ड्यूक डुप्लेन का ग्रैंड स्टूवर्ड है। स्टेटस छुपाने के लिए वो बस एक आधा अधूरा सा माफीनामा भी जोड़ देता है। उसके साथ खड़ी औरत कातारीना थी, जो ग्रैंड ड्यूक की हेडमेड है। इतने बड़े और रुतबे वाले क्लाइंट्स के सामने खड़े होकर जेडन खुद को रोक नहीं पाता और तुरंत रिस्पेक्ट दिखाने लगता है। उधर डेरिक अंदर ही अंदर पूरे हालात को समझने लगता है। उसकी शंकाएं सही निकली थीं और यही बात इस पूरे सिचुएशन को और भी ज्यादा सस्पिशियस बना रही थी। तभी आखिरकार हुडी में छुपी हुई लड़की आगे आती है। हुड हटाते हुए वो अपना परिचय देती है, आइसेलीन एलेनार डुप्लेन, हाउस डुप्लेन की सबसे बड़ी बेटी। उसका मकसद साफ था, वो डेरिक को अपनी छोटी बहन डेला के लिए मैजिक ट्यूटर अपॉइंट करना चाहती थी। ऑफिस के अंदर फैमिली के हेड को ग्रुप के वापस लौटने की खबर मिलती है। ये खबर देने वाला कोई और नहीं बल्कि डुप्लेन का बेटा रिएक था, जो घबराहट में भागता हुआ आया था। फैमिली हेड को अपने बेटे की बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उसे उसकी मर्यादा की याद दिलाता है। स्पष्ट चेतावनी के बावजूद वो बदजुबान अपना वॉल्यूम कम ही नहीं करता। वो अपनी बहन डेला से पूरी तरह तंग आ चुका था और चाहता था कि उसका पिता उसे तमीज सिखाए। रिएक का बड़ा भाई वैलेरियन उसे आवाज नीचे रखने की गुजारिश करता है और कहता है कि उसे पिता के साथ चल रही बातचीत पूरी करने दे, लेकिन वो हर हद पार करता चला जाता है, बकते हुए कि डेला किसी काम की नहीं है और सिर्फ मुसीबतें ही पैदा करती हैं। आखिरकार बड़े भाई का सब्र टूट जाता है और वो इस लाउड माउथ को तुरंत ऑफिस छोड़ने का हुक्म देता है, मगर रेग पलटकर कहता है कि उन्हें डेला को छोड़ देना चाहिए, भले ही वो उसे खो दें, उनके पास अब भी एलीन है। इस पर पिता शांत लहजे में उसे याद दिलाते हैं कि ऐसा फैसला लेने की जगह उसकी नहीं है। इसके बाद रिएग ग्रैंड स्टूवर्ड से मिली जानकारी सामने रखता है। वो बताता है कि मोनेस्ट्रीज पर कड़ी निगरानी रहती है और कई नोबल्स वहां आते जाते रहते हैं। उसके मुताबिक डेला के लिए भगवान की सेवा में खुद को समर्पित करना ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि वो एक बोझ बनकर जिंदा रहे। लेकिन जैसे ही वो आगे बोलने लगता है, उसके पिता उसका सिर जोर से टेबल पर दे मारते हैं, क्योंकि वो पहले ही उसे इस मुद्दे पर बोलने से मना कर चुके थे। रिक के सिर से खून बहने लगता है, फिर भी वो जिद करता रहता है कि फैसला देर करने के बजाय जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए। उधर आइसेलीन हमारे लड़के के साथ कॉरिडोर से गुजरते हुए उससे पूछती है कि क्या उसने उसकी छोटी बहन के बारे में कुछ सुना है। वो हाँ में जवाब देता है, क्योंकि उसने उसे डुप्लेन फैमिली की रजिस्ट्री में देखा था। इस पर वो थोड़ा नर्वस होकर कहती है कि उसकी बहन ज्यादा जानी पहचानी नहीं है। जैसे ही वो अंदर जाने लगते हैं, ठीक उसी वक्त रेग और वैलेरियन बाहर निकल रहे होते हैं। वैलेरियन आइसेलीन को देखकर हल्का सा ग्रीट करता है और फिर विदा ले लेता है, क्योंकि सिर में लगी चोट की वजह से रेग की हालत कुछ ठीक नहीं थी। इसी दौरान हमारा लड़का देखता है कि रेग अपना सिर पकड़े हुए है और एक मेड रोती हुई खड़ी है। बाद में सब अपने पिता के साथ बैठते हैं और एलीन हमारे लड़के का परिचय एक मैजिक ट्यूटर के तौर पर करवाती है, लेकिन उसके पिता को जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखती और ऐसे में वो लोग जाने लगते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलने वाले होते हैं, हिज ग्रेस हमारे लड़के को रुकने के लिए कहते हैं। ये जानकर वो चौंक जाता है कि हीरो की उम्र सिर्फ 16 साल है। लाजमी है, ड्यूक के मन में सवाल उठता है कि क्या ये लड़का मैजिक संभाल भी पाएगा। हमारा लड़का बड़े कैजुअल अंदाज में बोल देता है कि वो थोड़ा बहुत 1 स्टार मैजिक यूज कर सकता है। ड्यूक हंस पड़ता है, क्योंकि वो उसकी बात को तुरंत भांप लेता है। उसी पल हमारा लड़का माफी मांग लेता है, लेकिन ड्यूक समझता है कि ओवर पावर होना जितना आसान दिखता है, असल में उतना होता नहीं। फिर भी ड्यूक को लगता है कि इतनी कम उम्र में वो ट्यूटर के लिए सही कैंडिडेट नहीं है। इस पर हमारा लड़का बस एक लाइन में जवाब देता है, वो एक मर्सनरी है। अंत में ड्यूक ने एलन के फैसले पर भरोसा किया और उसे अपनी बेटी को पढ़ाने की इजाजत दे दी। वो हमारे लड़के को रुखसत करने लगे, लेकिन जाने से पहले उसने एक बात मांगी। ग्रैंड ड्यूक ने हामी भरी और उसे वो इजाजत दे दी। लड़के ने फिर से दोहराया कि वो एक मर्सेनरी है और बिल्कुल साफ साफ कहा कि उसका काम डेला को मैजिक सिखाना है और उसे हाई सोसाइटी में एक सही नोबल की तरह एंट्री दिलवाना है। इसी वजह से एलेने ने उसे चुना था। अच्छा है सब, लेकिन ड्यूक को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का इतनी साफ साफ बातें क्यों दोहरा रहा है, जो तो वैसे भी सबको पता है। तब लड़के ने कहा, मेरा भी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है जो शायद आपको चौंका देगा। अब चलते हैं डेला के पास, देखते हैं कि ये 16 साल की लड़की इतनी गुस्सैल क्यों है, जैसे कोई छोटा सा गुस्सैल चिहुआ हुआ। डेला ने प्लेट दीवार पर दे मारी, अपनी मेड को बुरा भला कह रही थी, जबकि मेड बार बार माफी मांग रही थी। वो एक भी अच्छा शब्द नहीं बोली, उल्टा मेड को ट्रैश टॉक कर रही थी और धमकी दे रही थी, अगली बार प्लेट तेरे मुंह पर फोड़ दूंगी। अब कट टू एलन की तरफ। जेडन बहुत उत्सुक था जानने के लिए कि सैकड़ों मैजिक ट्यूटर्स में से आखिर ये 16 साल का लड़का ही क्यों चुना गया, वो भी एक कॉमनर जो नोबल्स के बीच घुल मिल भी नहीं पाएगा। एलन ने उदास चेहरे से बताया, हमने तो पूरे कॉन्टिनेंट के हर बड़े छोटे मैच को पहले ही ट्राई कर लिया था, सबने आखिरकार हार मान ली और एलेने को मजबूरन किसी ऐसे को चुनना पड़ा जो रोल के लिए फिट बैठे। डेरिक मर्सेनरी बैकग्राउंड वाला है,
लेकिन इस लड़के को नोबल्स के व्यवहार और उनकी दुनिया के तरीकों की थोड़ी बहुत समझ है। आखिरकार उसके मास्टर कभी एक गिरा हुआ नोबल थे जिन्होंने उसे ढेर सारे ट्रिक्स सिखाए थे। एलन को यह सुनकर अच्छा लगा कि मर्सेनरी होने के बावजूद लड़के में ये चीजें हैं। उसे थोड़ी सी उम्मीद जागी कि शायद ये लड़क डेला को काबू में कर पाए। जेडेन ने तंज कसा, एलन, तुम लोगों को इंसानों को परखने में अभी भी दिक्कत है क्या? ये बात सुनकर एलन चौंक गई। हकीकत ये है कि डेरिक वो लड़का है जो गलियों में बड़ा हुआ, छोटी उम्र से ही काम करने लगा। जेडेन का मानना है कि इतनी सारी सख्तियों से गुजरने वाला बच्चा सिर्फ मेहरबानी से नहीं बच पाया होगा। उसकी ये बातें सुनकर एलन के अंदर का कॉन्फिडेंस फिर से जग गया। अब वापस हमारे लड़के की तरफ। हेड बटलर उसे डेला के क्वार्टर्स तक ले गया। वहां डेरेक ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और जवाब का इंतजार किया। कोई जवाब नहीं आया तो वो विनम्रता से अंदर चला गया और अपनी स्टूडेंट को सलाम किया। नया ट्यूटर ने अपना नाम बताते हुए कहा, मैं डेरिक हूँ। कमरे में बैठी यंग लेडी ने उसे देखकर कहा, जरा पास आओ। डेरिक उसके पास जाता है और जैसे ही वो थोड़ी दूरी पर पहुंचता है, ये छोटी शैतान मुस्कुराती है और उसके मुंह पर सीवर का पानी का एक झटका मार देती है। हमारा बेपरवाह बादशाह तो जरा भी नहीं हिलता, बस खड़ा रहता है। डेला उसे ताने मार रही है, अरे ओ सीवर के चूहे, तू तो वही मर्सेनरी है ना जिसके बारे में बटलर ने बताया था। और अगले ही पल में वो उसे गंदा चूहा कहकर गाली दे रही है। डेला कुर्सी पर खड़ी हो जाती है क्योंकि बिना कुर्सी के तो वो हमारे लड़के तक पहुंच भी नहीं सकती। फिर वो एक और बाल्टी सीवर का पानी उसके सिर पर उड़ेल देती है। डेरिक बस चुपचाप खड़ा रहता है, एक शब्द भी नहीं निकालता। डेला को अब गुस्सा आ रहा है कि उसके नीची जाति के मेहमान के लिए पानी खत्म हो गया। बहुत निराश होकर वो देखती है कि हमारा लड़का सचमुच बिल्कुल अनअफेक्टेड है। न बाल बिगड़े न चेहरा बदला, बस उसे घूर रहा है। अब हताश होकर डेला उसे लात मारती है, सिर्फ इसलिए कि वो आंख मिलाकर देख रहा था। डेरिक अब जमीन पर गिर चुका है। उसे सबक सिखाने के लिए डेला अपना जूता उतारती है। पहले तो ताने मारती है, उफ कितनी गंदी बदबू है तेरी। फिर वो जूता उसके ऊपर फेंक देती है। फिर वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। बहुत ही कंडेसेंडिंग अंदाज में बोलती हुई उसे गालियां दे रही है, गटर का चूहा, तू तो बस यही लायक है। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा जाता है। इधर दूसरे कमरे में ग्रैंड ड्यूक खिड़की से बाहर झांक रहा है। उसकी यादों में वो पहले वाली बातचीत घूम रही है जिसमें वो युवा लड़का बहुत समझदारी से डेला की मजबूरी की बात उठा चुका था। कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया, इसलिए आखिरी उपाय के तौर पर एक कॉमनर को ही लाना पड़ा। लेकिन डेरिक ने साफ पूछा था कि पढ़ाने के मामले में उसे कितना अधिकार मिलेगा, खासकर सबसे छोटी बेटी को। आप लोग शायद अभी कंफ्यूज होंगे, लेकिन अगले ही पल सब क्लियर हो जाता है। डेला का चेहरा अब लाल लाल जल रहा है। डेरिक ने उसे इतना जोरदार थप्पड़ मारा है कि अब वो जमीन पर पड़ी है। अब स्थिति उलट गई है। अनग्रेटफुल नोबल लड़की अब अपनी नई हकीकत को समझ रही है और वो जमीन पर पड़ी है जबकि डेरिक खड़ा है। लेकिन डेरिक अभी खत्म नहीं हुआ, वो और चाहता है। वो ठंडे लहजे में हुक्म देता है, उठो, फिर से खड़ी हो जाओ। फ्लैशबैक 3 साल पहले प्रोटैगनिस्ट ने अपने टीचर से पूछा था, अगर आपको कोई जिद्दी स्टूडेंट मिले जो मेहरबानी को अपनी हक समझ ले और उसका फायदा उठाए तो आप क्या करेंगी? टीचर ने बहुत सहानुभूति से जवाब दिया, एक टीचर के तौर पर मैं पहले कोशिश करूंगी कि समझूं वो बच्चा कहाँ से आ रहा है, उसकी परेशानियां क्या हैं, फिर भी उसे पढ़ाऊंगी, उसे स्वीकार करूंगी। ये जवाब हमारे लड़के को संतुष्ट नहीं करता। उसे लगता है ये बहुत आइडियलिस्टिक बात है। वो एक और सवाल पूछता है, और अगर आप वो भी नहीं कर पाएं, अगर वो तरीका भी काम ना आए? टीचर फिर से शांति से समझाती हैं, तब मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढूंगी, क्योंकि टीचर का फर्ज है कि वो स्टूडेंट को बेहतर रास्ते पर ले जाए, चाहे कोई भी रास्ता क्यों ना हो। लड़के के मन में सवाल उठता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तब टीचर ने तेज गहरी नजरों से उसे देखा और अपना आखिरी विचार बताया, मैं उस स्टूडेंट के अंदर डर पैदा कर दूंगी। वापस प्रेजेंट में लेडी डेला अब जमीन पर पड़ी है। उसका गाल नीला पड़ गया है और सूजा हुआ है। लड़का उसे दूसरों के साथ सम्मान से पेश आने का सबक दे रहा है। फिर वो उसे हुक्म देता है कि पैरों पर खड़ी हो जाए। बेशक वो उठ जाती है, लेकिन जैसे ही खड़ी होती है गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मार देती है। प्रोटैगनिस्ट पीछे नहीं हटता, वो भी बिना रुके उसे एक और थप्पड़ मारता है और कहता है कि वो भी उसे 2 बार कुछ नहीं कहेगा, इसलिए उसे उसकी बात माननी ही पड़ेगी। वो हंसती है, सोचती है कि वो बच जाएगी और जोर से चिल्लाती है। ग्रैंड स्टीवर्ड को बुलाती है, हीरो का मजाक उड़ाती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे 2 बार हाथ लगाने की। स्टीवर्ड मेट्स के साथ दौड़कर अंदर आ जाता है और हीरो के ठीक सामने खड़ा हो जाता है। वो तुरंत हिसाब मांगता है कि ये क्या हरकत है। लड़का बिना घबराए वो परमिशन लेटर निकालता है जो ग्रैंड ड्यूक ने दिया था, जिसमें साफ लिखा है कि लेडी डेला की शिक्षा पर उसे पूरा अधिकार है, मतलब वो जो चाहे कर सकता है ताकि उसे सिखा सके। स्टीवर्ड लेटर पढ़ता है। लेडी डेला चुपचाप कोने में खड़ी हो जाती है। उसी रात वैलेरियन गुस्से में लड़के के कमरे की तरफ बढ़ता है और रेक कितना भी रोकने की कोशिश करे, वो दरवाजा जोर से खोलकर अंदर घुस जाता है। वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और मारने वाला होता है, लेकिन हीरो बता देता है कि उसे उनके पिता से पूरी इजाजत मिल चुकी है। रेक बीच में कूद पड़ता है और वैलेरियन को समझाता है, शांत हो जा वैलेरियन, ये लड़का मेहमान है, एलेने ने खुद लाया है, तेरी हरकत से एलेने की पोजीशन पर असर पड़ सकता है। फिर वैलेरियन लड़के को हुक्म देता है, मेरे साथ चलो, बिना रेक के। रेक हीरो को तसल्ली देता है कि वैलेरियन उस पर ज्यादा सख्त नहीं होगा, हालांकि वो ये भी सोचता है
कि डेला को होश में लाने के लिए एक पिटाई तो बनती थी। फिर लड़का वेलेरियन के साथ चल पड़ता है और रेग पीछे रह जाता है, सोचता हुआ कि आखिर वेलेरियन अभी डेला की इतनी हिफाजत क्यों कर रहा है। वेलेरियन उसे मैन हाउस में डेला के पुराने कमरे में ले जाता है, जो आज तक वैसा ही पड़ा है जैसा पहले था। वो उसे वो ड्राइंग्स दिखाता है जो डेला बनाया करती थी, वो ड्राइंग्स जो वो शर्माते हुए वेलेरियन को दिखाती थी, लेकिन वो कभी पूरी नहीं करती थी, बस वही हिस्से बनाती थी जो उसे बनाना होता था। फिर वेलेरियन अपनी इमोशनल आउटबर्स्ट के लिए माफी मांगता है। लड़का उसे टाल देता है और पूछता है, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वेलेरियन समझाता है कि डेला हमेशा से ऐसी नहीं थी, लेकिन हाल ही में वो खून खानदान को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी हो गई है। आखिरकार उसे मैन हाउस से निकालकर एनेक्स में बंद कर दिया गया। वेलेरियन समझ नहीं पा रहा कि किसने डेला को इस हालत में पहुंचा दिया और किसी तरह उसे मर जाने से रोकना होगा। अगर वो एक भी स्टार मैजिक सीख लेती है तो वेलेरियन अपने पिता से बात कर सकता है और उनसे अपनी प्यारी डेला को बचाने की गुहार लगा सकता है। किताबें निकालते हुए लड़का देखता है कि डेला ने मैजिक को पूरी तरह छोड़ा नहीं है। मार्जिन में लिखी नोट्स से साफ पता चल रहा है। वो वेलेरियन से पूछता है कि क्या सारी किताबें रेगुलेशन स्कूल की थ्योरी वाली हैं? वेलेरियन हाँ में जवाब देता है। सभी नोबल्स की पढ़ाई उसी स्कूल से होती है। लड़का किताब बंद करता है और उसे भरोसा दिलाता है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। बाद में डेला के कमरे में वो गहरी नींद में सो रही होती है, तभी हीरो उस पर पानी डालकर उसे जबरदस्ती जगा देता है। वो गुस्से से चिल्लाती है, लेकिन वो तुरंत उसे पकड़ लेता है और कहता है, हमें कहीं जाना है। वो बार बार चिल्लाती है कि उसे छोड़ दे, लेकिन कोई भी बीच में नहीं आता। कैसल के बाहर पहुंचकर वो उसे घास पर पटक देता है। गुस्से से तमतमाती हुई डेला चीखती है, तुझे क्या लगता है तू मुझे कुछ सिखा सकता है? वो सीधे सीधे जवाब देता है, तुम सुनती ही नहीं हो, इसलिए बस इतना जान लो कि मैं यहाँ तुम्हें मैजिक सिखाने नहीं आया। मुझे तो बस ऐसे घमंडी नोबल्स को पीटना पसंद है। वो आगे कहता है, मुझे पहले से ही नोबल्स से कोई लगाव नहीं है, तो तुम्हें पीटने से क्यों रुकूं? ये तो मेरे लिए परफेक्ट मौका है। फिर वो जोड़ता है, ये ट्यूटर वाला रोल तो बस बहाना है, ताकि एक कॉमनर होने के नाते मैं सारी गुस्सा तुम पर निकाल सकूं। डेला जमीन को कसकर पकड़ लेती है, धमकी देती हुई कहती है, तू ऐसा करके सेफ नहीं रहेगा। वो मुस्कुराता है और कहता है, जल्दी ही तुम्हें मठ भेज दिया जाएगा, तो कोई तुम्हारी बात पर यकीन भी नहीं करेगा। वो आगे बढ़ता है, और अगर कुछ हो भी जाए तो मैं बस अपनी जान से माफी मांग लूंगा। आखिर एक कॉमनर की जान की क्या कीमत होती है? डेला पसीने पसीने हो जाती है। वो और कहता है, वरना मैं तो बस भाग जाऊंगा और जल्दी ही सब भूल जाएगा। वो सीधे सीधे कहता है कि ये ड्यूप्लेन के लिए तो एहसान ही होगा, क्योंकि इससे वो लड़की हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएगी। डेला तुरंत घबरा जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि वो मरने वाली है, तो वो भागने की कोशिश करती है। उसका प्लान है कि जंगल में उसे खत्म कर देगी। वो जंगल को अच्छे से जानती है, वहां से बचकर वापस लौट आएगी और उसे रिपोर्ट कर देगी। लेकिन लड़का एक फायरबॉल जला देता है, जो उसे देखकर हैरान कर देता है, क्योंकि फायरबॉल तो 2 स्टार मैजिक है। वो उसे फेंक देता है। डेला मुश्किल से बचती है, घास पर लुढ़क जाती है। वो उसे ढूंढता है और जब देखता है कि वो सुरक्षित है तो मुस्कुराकर कहता है, साफ मिस कर दिया। डेला जितनी तेजी से हो सके जंगल की तरफ भागती है, बार बार पीछे मुड़कर देखती है कि कहीं दूसरा घातक हमला तो नहीं आ रहा, लेकिन उसकी किस्मत कहती है, साइक बिच, और वो ठोकर खाकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ती है। जब वो खुद को संभाल रही होती है भागने की कोशिश में, तभी एक मैजिकल एरो उसकी तरफ आता है। वो उसे देखती है और बस इतना भाग पाती है कि एरो उसे छू नहीं पाता। नोबल लड़की डर से आंखें फाड़े उस एरो को घूरती रह जाती है, जबकि हमारा लड़का तारीफ करता है, काफी हल्के पैरों वाली हो, अच्छा भागती हो। वो उसकी तारीफ करता है, वाह इतनी शानदार स्पीड, पूरे दिन एनेक्स में बंद रहने के बावजूद भी इतनी तेज भाग रही हो। लड़की एक पल भी बर्बाद नहीं करती और फिर से भागने लगती है। डेरिक भी पीछा जारी रखता है। डेला के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, कितनी देर तक वो उसे थका सकती है? इस रफ्तार से तो बस थोड़ी ही देर में वो पकड़ी जाएगी और दबोच ली जाएगी। वो फिर पीछे मुड़कर देखती है, तभी वो आदमी जमीन को छूते हुए एक और स्पेल तैयार कर रहा है। डेरिक जंगल के नज़ारे को देखता है और याद आता है कि ये ठीक वही सीन है जो उन पेंटिंग्स में था। मतलब डेला बचपन से ही यहाँ भाग कर आती रही है। उसके मन में भावनाएं उमड़ने से पहले ही वो जंगली माना को इकट्ठा करके खाली कैनवास पर डाल देती थी। डेरिक अभी सोच में डूबा हुआ है कि अचानक ये पागल बच्ची उछलकर उसके ऊपर आ जाती है, चिल्लाती हुई, दोनों हथेलियों के बीच एक बड़ा सा बोल्डर लिए हुए। ये उसका आखिरी मौका है उसे गिराने का। लेकिन हमारा लड़का कोई कमजोर नहीं है। वो आराम से अपनी तलवार निकालता है, एक ही वार में बोल्डर को उसके हाथों से काट फेंकता है और डेला को जमीन पर पटक देता है। हमला नाकाम हो जाता है और अब उसके पास भागने की कोई जगह नहीं बची। मर्सेनरी उसे घूरता है और उसकी हिम्मत की तारीफ करता है। आखिरकार जंगल में उसे पकड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, इसीलिए डेला ने रणनीति बदल दी और उसे सरप्राइज अटैक करने की कोशिश की। लेकिन उस छोटे से मूव के बावजूद वो नाकाम हो गई और अब सच में उसके पास कहीं भागने की जगह नहीं बची। डेला हाँफते हुए हार मानकर सांसें ले रही है। मर्सेनरी जानता है कि अब उसके पास भागने की ताकत भी नहीं बची, तो इस छोटे से पीछा खेल को खत्म करने के लिए वो उससे आखिरी शब्द मांगता है, काटने से पहले। मौत सिर पर लटकते हुए भी डेला मुस्कुराती है। अभी भी वो माफी नहीं मांगती, न ही उस 16 साल के नीची जाति के लड़के के सामने गिड़गिड़ाती है जो उसके ऊपर खड़ा है। डेरिक को हैरानी होती है। वो उत्सुक होकर पूछता है, तुम्हें दूसरों से खून खानदान के नाम पर इतना भेदभाव क्यों करना पड़ता है? नोबल लड़की बड़ी दिलचस्पी से जवाब देती है, अगर मेरी नोबिलिटी न होती तो मेरे पास भरोसा करने लायक कुछ भी नहीं बचता, जैसे कि मैं सच में कुछ खास नहीं हूँ। डेला जमीन पर मुक्का मारती है और गुस्से में मैजिक का जाप शुरू कर देती है।
आंखों से आंसू बहते हुए वो उसे कोसती है कि वो ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है जैसे उसने मैजिक सीखने की कभी कोशिश ही नहीं की। डेरिक फिर से चुप हो जाता है जबकि वो अपना गुस्सा निकाल रही है। वो बताती है कि मैजिक सीखने की उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। पेंटिंग चुनने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो भी करती है उसमें वो बिल्कुल निकम्मी है। यही वजह है कि डेला को पूरी तरह यकीन है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सचमुच खास है, उसका खून खानदान, उसकी ब्लड लाइन। यहाँ एक अहम पल आता है सोचने का। अब उसे खुद नहीं पता कि वो कहाँ खड़ी है। उसकी बातें से सुनने के बाद डेरिक अपनी तलवार में माना भरता है। अब फेस्टिवल खत्म होने का वक्त है और उसे मौत का वार करने का। मर्सेनरी अपनी तलवार ऊपर उठाता है और लड़की की जान लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है, उसे अलविदा कहते हुए। तलवार बहुत तेजी से नीचे आती है। डेला आंखें बंद कर लेती हैं, मौत का इंतजार करती हुई, लेकिन फिर कुछ भी नहीं होता। डेला हिचकिचाते हुए आंखें खोलती हैं। तलवार बर्फ के टुकड़ों से रुक गई है। नोबल लड़की अभी तक समझ नहीं पा रही कि अभी क्या हुआ। डेला खुद को बर्फ में लिपटा हुआ पाती है। उसी बर्फ ने तलवार को लगने से रोक दिया। कंफ्यूज होकर वो अपने दोनों हाथों को घूरती रह जाती है, यकीन नहीं कर पा रही कि अभी अभी उसने मैजिक कास्ट कर दिया। मर्सेनरी अपनी तलवार म्यान में डाल देता है। वो निष्कर्ष निकालते हुए कहता है, तुमने टेस्ट पास कर लिया, इतनी मेहनत की, शाबाश। फिर वो माफी मांगता है, मैं थोड़ा ज्यादा दूर चला गया था। डेला उसे पूरी तरह शौक में घूर रही है। वो स्पष्ट करता है, भले ही ये असली मैजिक ना हो बल्कि माना का मैनिफेस्टेशन है, लेकिन तुमने कुछ तो कास्ट कर ही दिया। तभी उसके इमोशंस फट पड़ते हैं। वो जोर जोर से रोने लगती है, आंसू बहाते हुए उसके सामने ही सुबक सुबक कर रोती है। हीरो अभी जवान है। थोड़ी देर बाद वो लड़की के साथ थोड़ा नरम लहजे में बात करने लगता है। डेरिक समझाता है कि डेला का अफिलिएशन स्कूल ऑफ द वाइल्ड से है। हालांकि ज्यादातर नोबल्स स्कूल ऑफ रेगुलेशंस से पढ़ते हैं, लेकिन असली मैजिक की स्कूल्स जब समझ और मास्टरी की बात आती है तो बंटी हुई हैं। चूंकि वो स्कूल ऑफ द वाइल्ड से है, इसलिए रेगुलेशंस स्कूल से मैजिक सीखने में उसे दिक्कत आना बहुत नेचुरल है। मेटाफोरिकल तरीके से कहें तो ये ऐसा है जैसे उसे ऐसे कपड़े पहनाने की कोशिश की जा रही हो जो उसके शरीर के टाइप के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। उसकी इस बात पर डेला हैरान रह जाती है। वो उत्सुक होकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा अफिलिएशन स्कूल ऑफ द वाइल्ड से है? डेरिक बताता है, तुम्हारी वो पेंटिंग्स से। तुम प्रकृति के जरिए माना यूज करके पेंट करती थी। वो आगे कहता है, और जो भी मैज भी स्कूल ऑफ द वाइल्ड से एफिलिएटेड होता है वो आमतौर पर बहुत जल्दी ही नेचुरल माना को सेंस कर लेता है। फिर वो उसकी ठखने पर पट्टी बांधकर खत्म करता है और कहता है, अब से यहाँ से आजाद चलो, तुम ठीक हो जाओगी। पहला स्टेप तो कामयाब हो गया। उसने डेला को माना मैनिफेस्ट करवाने में मदद कर दी, लेकिन ट्यूटरिंग का काम तो इससे कहीं ज्यादा है। कल से वो नेचुरली माना मैनिफेस्ट करना सीखेगी। इतनी सारी मेहनत के बाद प्रिंसेस अपने नए ट्यूटर को थैंक यू कहती है उस पर यकीन करने के लिए। मर्सेनरी चुप रहता है और उसे वापस जाने का इशारा करता है। रास्ते में चलते चलते वो उससे सनसेट वाली पेंटिंग के आर्टिस्ट के बारे में पूछता है, लेकिन डेला को भी याद नहीं कि वो किसने बनाई थी। वो उसकी तारीफ करता है वाइल्डली, कहते हुए कि तूने तो एक मास्टरपीस बना दिया। रात हो जाती है। अगली सुबह डेला उठती है। इस बार अपनी हथेली में माना का फ्लो महसूस करती है। वो कल रात वाली चीज दोबारा ट्राई करती है, लेकिन फेल हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो दरवाजा जोर से खोलकर बाहर निकलती है और अपनी मेड को इतना डरा देती है कि बेचारी को लगता है कि आज ये ब्रैट उसकी पिटाई करने वाली है। बाल्टी गिर जाती है, पानी डेला के ड्रेस पर छलक जाता है। मेड की आंखों में मौत का डर साफ दिख रहा है। वो तो सोच रही है कि अब तो मर ही गई। डेला उसे मौत की नजरों से घूरती है, लेकिन कुछ करती नहीं, बस घूरती रह जाती है। वो बस चुपचाप चली जाती है और मेड को याद दिलाती है, अपना ख्याल रखना, पैर देखकर चलना। ये मेड के लिए सच में एक ट्रिपी एक्सपीरियंस है, क्योंकि यही लड़की तो थोड़ी सी भी गलती पर उसे माइक टायसन वाला कॉम्बो मार देती थी। बाकी मेड्स भी इधर उधर से आकर उसकी हालत पूछने लगती हैं। सब हैरान हैं कि नया ट्यूटर ने इस लड़की के साथ आखिर क्या जादू कर दिया। अब हमारे लड़के की बारी। भाई सुबह सुबह अपनी ब्यूटी स्लीप ले रहा है कि अचानक दरवाजा जोर जोर से पीटा जाता है और डेला उसका नाम चिल्ला रही है। वो दरवाजा खोलता है तो सामने वो छोटी सी लेडी खड़ी है जो डिमांड कर रही है, मुझे अभी माना मैनिफेस्ट करना सिखाओ। बटलर उसे डांटता है कि मैनर्स कहाँ गए, इतनी बेअदबी नहीं करते। लेकिन जैसे ही बूढ़े आदमी को पता चलता है कि डेला ने माना मैनिफेस्ट कर लिया है, वो तो बोल ही नहीं पाता। डेला अभी तुरंत लेसन मांग रही है, लेकिन हमारा लड़का कोई पुशओवर नहीं है। वो शांति से कहता है, दोपहर में आना। ये बात छोटी सी डेमन को इतना गुस्सा दिला देती है कि वो चिल्लाने चीखने लगती है। पर डेरेक भाई तो प्रिंसेस मोड में है, बस वापस लेट जाता है और सोना शुरू कर देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। घर में डेला के नए बिहेवियर की खबर फैलने लगती है। मेड्स आपस में बात कर रही हैं, अरे आज तो एक भी प्लेट नहीं तोड़ी, किसी को हाथ भी नहीं लगाया। क्या ट्यूटर ने आखिरकार उसे मैजिक मैनिफेस्ट करवा दिया? रास्ते से गुजरते हुए रिग उनकी बात सुन लेता है और रुक कर डिटेल्स पूछता है उसके पिता के मेन क्वार्टर्स में। वेलेरियन बताता है कि डेला ने सच में मैजिकल मैनिफेस्टेशन सीख लिया है। उसने हेड बटलर और बाकी सर्वेंट्स से कंफर्म कर लिया है। ये देखकर उसे सच में थोड़ी सी राहत मिलती है कि कुछ तो प्रोग्रेस हुई। पर रेग अभी भी जिद्दी है और अपनी बहन की मेहनत का एक भी क्रेडिट नहीं देना चाहता। वेलेरियन अब थोड़ा तेज हो जाता है, उसे डांटता हुआ बोलता है, अरे उसने इतनी अच्छी तरक्की की है, फिर भी अपनी बहन की बुराई क्यों कर रहा है तू? रेग अपनी वही ठंडी और लॉजिक वाली बात से जवाब देता है। डेला के पुराने व्यवहार का बिल्कुल बेरहम एनालिसिस करता है और बोलता है, इतनी छोटी सी जीत से कोई पैर नहीं उछालना चाहिए। ये तो इतना भी नहीं कि मठ में भेजने का आइडिया ही खत्म हो जाए। और इधर डेला खुद अब हार मानकर मुंह फुलाए बैठी है। उसकी टीचर को समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या। वो बोलती है,
मैं उदास नहीं हूँ, मैं गुस्से में हूँ। डेरिक बिल्कुल बिना फील किए बोलता है, गुस्सा हो या उदासी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। फिर वही बचकानी हरकत करते हुए डेला जोर से दोहराती है, मैं बोल रही हूँ, मैं गुस्से में हूँ। डेरिक जोर देकर कहता है कि वे कुछ नहीं कर सकते और एकदम नए लेवल पर नहीं कूद सकते। वो बचकनी फिर मुड़कर एक बार और साफ साफ कहती है कि वो गुस्से में है, पूरी तरह बच्चे जैसी हरकत करते हुए। डेरिक ठंडी नजरों से उसे घूरता है, इतनी तेज नजर कि वो डर कर नजरें फेर लेती है और आखिरकार अपनी मुंह फुलाई को मान लेती है। मजेदार बात यह कि हमारे लड़के को भी पता नहीं चल रहा कि अचानक वो ये बात क्यों मान गई। वो बैठ जाता है और उसकी मौजूदा मैनिफेस्टेशन मैजिक की स्टेज के बारे में डिस्कस करने लगता है, खासकर जब बात बैकफायर होने के रिस्क की आती है। मर्सेनरी इस बात पर जोर देता है कि तेजी से सीखने जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है ठीक से आराम करना। वो उसकी स्टडी सेशन को प्रायोरिटी देता है। फिर से बचकानी अंदाज में वो उसे स्टफी मैजिक टीचर कहकर चिढ़ाती है और मजाक उड़ाती है। हमारा लड़का उस रेस बेड में फंस जाता है और उसे याद दिलाता है कि उसका दूसरा रूप भी है। जैसे उस जंगल में उसने सिखाया था, वो आसानी से वैसा ही कर सकता है। उस दर्द से दोबारा गुजरने से इनकार करते हुए डेला मान जाती है कि वो साथ चलेगी। फिर वापस उनकी लेसन पर डेरिक उसकी मदद करना चाहता है ताकि वो मैजिक मैनिफेस्ट कर सके और आखिरकार 1 स्टार मैजिक लेवल तक पहुंच सके। स्कूल ऑफ द वाइल्ड का अपना कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए ये सेल्फ स्टडी के लिए परफेक्ट फिट है क्योंकि ये पूरी आज़ादी को प्राथमिकता देता है। डेरिक को पूरा भरोसा है कि लिटिल नोबल का स्वभाव स्कूल ऑफ द वाइल्ड के लिए एकदम परफेक्ट है। हालांकि उसकी बात सुनकर वो खुद कंफ्यूज हो जाती है। आसान शब्दों में समझाने के लिए वो बताता है कि उसका आजाद ख्याल नेचर स्कूल ऑफ द वाइल्ड के साथ हाथ में हाथ चलता है। दूसरी बात, उसका जन्म भी डुप्लान के नोबल ब्लड के साथ हुआ है, यानी टैलेंट का पूरा भंडार उसे नेचुरली मिला हुआ है। इतनी तारीफ सुनकर लड़की सच में शर्मा जाती है क्योंकि उसे पहली बार कोई इतना स्पेशल बोल रहा होता है। डेरेरिक उसे यकीन दिलाता है कि उसने जो उस दिन आइसफॉल कास्ट की थी वही इस बात का बड़ा सबूत है कि उसके अंदर मैजिकल टैलेंट उफान मार रहा है। ये सुनकर डेला थोड़ी ज्यादा ही हवा में उड़ने लगती है और खुद को जीनियस जैसा ट्रीट करवाना चाहती है, लेकिन हमारा लड़का उसे तुरंत याद दिला देता है कि अभी वो इतनी भी खास नहीं है और बस यहीं वो चिढ़ जाती है। उधर उन्हें पढ़ते हुए देखकर रीक किसी अजीब वजह से एकदम तमतमा जाता है। साफ दिखता है कि उसे अपनी बहन की प्रोग्रेस से किसी तरह की नफरत है। अगले ही दिन डेला हमारे लड़के के कमरे में धड़ाम से घुसती है और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ अपनी मैजिक मैनिफेस्ट करने की प्रोग्रेस दिखाती है। वो पूरी कोशिश करती है उसका ध्यान खींचने की, यहाँ तक कि उसके अगले दिन भी दिन बीतते जाते हैं और डेला की मैजिक की समझ लगातार और ज्यादा मजबूत होती चली जाती है। उसका ट्यूटर अभी भी वही बेपरवाह सिग्मा लोन वुल्फ नर्ड बना हुआ है जो बस अपनी किताब में डूबा रहना चाहता है। डेला उसे ताने मारती है कि वो बस यूं ही बैठा है और मुफ्त में स्पेल बुक पढ़ रहा है, जबकि उसे ठीक से समय ही नहीं दे रहा। और उसे और चिढ़ाने के लिए ब्रो उसकी बात से सहमति जताता है। हाँ, बात तो सही है। गुस्से में आकर वह बदमाश लड़की उसे खींच कर ले जाती है ताकि उसे मैनिफेस्टेशन मैजिक में हुई अपनी नई तरक्की दिखा सके। अगले सीन में वेलेरियन अकेला खड़ा है, किसी मेहमान का इंतजार कर रहा है। दरवाजा खुलता है और डेरिक अंदर आता है, जिससे वेलेरियन काफी समय से बात करना चाह रहा था। दोनों बैठ जाते हैं। बड़े भाई उत्सुकता से पूछता है कि डेला की प्रोग्रेस कैसी चल रही है। युवा ट्यूटर बताता है कि वो बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रही है, हालांकि 1 स्टार मैजिक में अभी काफी वक्त लगेगा। वेलेरियन ये सुनकर बोलता है कि उनकी माँ अगले हफ्ते वापस आने वाली हैं और वो उसे पहले से ही चेतावनी देना चाहता था। वो औरत बहुत सख्त मिजाज वाली है, खुले दिमाग वाली बिल्कुल नहीं। कुल मिलाकर नोबल्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि कोई कॉमनर ऊंचे पद तक पहुंच जाए। बेशक वेलेरियन समझता है कि ये बातें युवा मर्सेनरी को पहले से ही पता है। डेरिक सोचता है कि क्या यही एकमात्र वजह थी जिसके लिए उसे बुलाया गया। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ चुप रहते हुए वेलेरियन उठ खड़ा होता है और समझाता है कि वो परिवार का अगला मुखिया बनने वाला है। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसमें पूरे एस्टेट और उसके हर सदस्य को पूरी तरह से अपनाना जरूरी है। हर सदस्य के साथ सच्चाई और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी वेलेरियन किसी का दिल छू नहीं पा रहा। वो चाहता है कि सबके दिल और इच्छाएं एक जैसी हों, मगर हकीकत इससे बहुत अलग है। डेरिक इस उलझन भरी बातों से तंग आ चुका है और सीधे पूछता है, साफ साफ बताओ ना, क्या बात है। अंत की ओर आते हुए वेलेरियन उदास होकर मुड़ता है और कहता है, छोटी बहन अब मेरे साथ खेलती ही नहीं। उसी पल हमारे लड़के को एहसास हो जाता है कि वो अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। वेलेरियन बात शुरू करता है कि जब डेला छोटी थी तब दोनों कितना साथ खेलते थे। अब वो इतनी दूर हो गई है कि ये बात उसे मार डालती है। बड़ा भाई डेरिक से गुजारिश करता है कि कोई रास्ता बताओ, कोई मौका दो कि वो पुरानी वाली डेला को फिर से वापस ला सकूं, वो वाली डेला जो मेरे साथ खेलती थी। युवा मर्सेनरी समझ नहीं पा रहा कि आखिर उससे ऐसी बातें क्यों पूछी जा रही हैं, मगर सच तो ये है कि वो अकेला ही है जिसकी बातें छोटी बहन सचमुच सुनती है। वेलेरियन अपनी छोटी बहन की शक्ल सूरत वाला एक गुड़िया भी दिखाता है, और सच कहूँ तो ये गुड़िया मैंने कभी देखी उन सबसे कहीं ज्यादा बेतुकी और कटे फटे लुक वाली है। हमारा लड़का बस उस आदमी को देखता है, चेहरे पर वो सबसे जबरदस्त क्या भाई सच में वाला एक्सप्रेशन लिए हुए। सोचता है कि क्या ये अब बहन पर जादू टोना करने की कोशिश कर रहा है। अगला हफ्ता आता है और माँ घर पहुंच जाती है। ये औरत सचमुच उस युवक से बहुत इंटरेस्टेड है जो जादू सिखाने वाला टीचर है और उनकी बेटी की मदद कर पा रहा है। मीला बड़ी शालीनता से खुद का परिचय देती है और डुप्लेन एस्टेट की तरफ से युवक को एक शानदार तोहफा ऑफर करती है। डेरिक बीच में टोकता है,
और सीधे सीधे कह देता है कि वो किसी भी हाउस का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो बस एक साधारण कॉमनर है। ये छोटी सी बात सुनकर उस औरत को लगभग दिल का दौरा पड़ने वाला होता है। अब चलो एक हफ्ते पीछे चलते हैं ताकि इस घटना से पहले की बात पूरी हो जाए। लेडी एलन ने डेरेक जैसे अच्छे ट्यूटर को चुनने के लिए दिल से आभार जताया। बड़ी बहन होने के नाते वो डेला के साथ रहना चाहती थी, लेकिन एबेल स्टीन में उसके पास खुद बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए बहन की देखभाल की जिम्मेदारी अब उसने डेरिक को सौंप दी है। डेरिक उन जिम्मेदारियों को अच्छे से समझता है, जबकि जेडन सोचता है कि वो थोड़ा ढीला पड़ जाए और ज्यादा जोश भरा जवाब दे। खैर, दोनों ने उससे अपनी मीटिंग खत्म की और यही उम्मीद की कि वो जल्दी जल्दी अपना काम निपटा ले ताकि वो वापस एबेल स्टाइन लौट सके। गाड़ी जैसे ही वहां से निकली तभी एलन को अचानक एक बहुत जरूरी बात याद आ गई। उसकी माँ अगले हफ्ते घर लौटने वाली थी और वो पूरी तरह भूल गई थी कि डेरिक को उसकी रिएक्शन के लिए तैयार ही नहीं किया। इधर जेडन सोचने लगा कि क्या ये वाकई इतना बड़ा मुद्दा है भी, आखिर बस वापसी ही तो है और कुछ नहीं। लेकिन दिल के अंदर वो भी जानती थी कि चिंता करना बिल्कुल जायज है। वजह यह है कि मियला कोई आम इंसान नहीं है, वो तो गुस्से की साक्षात देवी है और अभी के वक्त गुस्से की वही देवी तूफान की तरह अपने पति के क्वार्टर्स की तरफ बढ़ रही है, दहाड़ते हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने डेला के टीचर के तौर पर एक कॉमनर को चुन लिया। आदमी अपनी कामनेस से उसे पूरी तरह मोह कर देता है और कहता है कि वो थोड़ा धीमी आवाज में बात करे। उसकी पत्नी उस पर चिल्लाती है कि डेला की स्थिति बहुत सेंसिटिव है और वो उनकी सबसे प्यारी सबसे छोटी बेटी है। मुझे तो लगने लगा है कि भाई सच में अपनी जिंदगी से नफरत करता है, क्योंकि ये औरत से 4 बच्चे कैसे कर लिए। खैर, वो खुद भी कॉमनर्स से नापसंदगी जताता है, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। बाकी सारे टीचर ने डेला को पढ़ाने से मना कर दिया था, मगर मीला को यकीन नहीं होता कि आखिरी सहारा एक कॉमनर ही निकला, वो भी एक मर्सेनरी। उसका पति अच्छी पढ़ाई की अहमियत बताता है और कहता है कि डेरिक को एलाइन ने खुद रेकमेंड किया था। फिर भी मीला संतुष्ट नहीं होती। उसके मन में एक खास स्टैंडर्ड है और अचानक उसे याद आता है फ्लैम, डेला का चाचा यानी उसके पिता का भाई, वो इस बच्ची को पढ़ाने का काम ले सकता है बजाय इस नए लड़के के। लेकिन ये आइडिया सचमुच बेतुका है, क्योंकि फ्लैम पूरे एक टेरिटरी को संभालता है और वो अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर सिर्फ बच्ची को पढ़ाने आएगा, नामुमकिन। एबेल स्टीन तबाह हो जाएगा अगर उन्होंने ऐसी जल्दबाजी में फैसले लिए। लेकिन मीला को इस बात की ज्यादा फिक्र है कि लोग क्या सोचेंगे। वो आलोचना करती है कि पढ़ाई के मामले में भी सोशल सर्कल उतने ही मायने रखते हैं। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई बिना किसी पारिवारिक बैकग्राउंड वाला कॉमनर उनकी बेटी को पढ़ाने घूमे, क्योंकि इससे हाई सोसाइटी में उसकी मजाक उड़ाई जाएगी। तभी वैलेरियन अचानक कमरे में घुस आता है, बात बीच में काटते हुए अपनी माँ को भरोसा दिलाता है कि बहस शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर मीला अपनी जिद्दी और आदर्शों वाली औरत है, वो 1 इंच भी नहीं हिलती। अब बातचीत में आखिरी शख्स शामिल होता है। वो मानता है कि एकमात्र हल यही है कि उस कॉमनर मैच के हुनर की परख की जाए ताकि पता चले कि वो सच में डेला के लिए सही है या नहीं। ये शख्स मीला के लिए वरदान साबित होता है। रेग, जो डिएला से नफरत करता है, और वैलेरियन भी, जिसे पसंद नहीं करता। अब रेग इस बात पर जोर देता है कि कॉमनर्स को महत्वपूर्ण पदों पर बैठना कोई जश्न मनाने वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए कम से कम सही क्वालिटीज तो होनी चाहिए। वो खुद आगे बढ़कर अपने पिता से कहता है कि उन्हें डेरिक को एक मैजिकल स्पार में टेस्ट करने की इजाज़त दे दें, लेकिन पैट्रियार्क के लिए अब काफ़ी हो चुका है। वो बेटे को रोकते हुए भरोसा दिलाता है कि वो मर्सेनरी निश्चित रूप से एक बहुत ताकतवर मैज है। कोने में दबकर रेग अब डेला को टेस्ट करने का सुझाव देता है। इस बार वो देखना चाहता है कि मर्सेनरी ने उसे कितना अच्छा सिखाया है। आखिर नतीजे ही मायने रखते हैं, इसलिए रेग उससे कॉम्बैट में मुकाबला करना चाहता है ताकि पता चले कि वो सच में कोई प्रोग्रेस कर पाई है या नहीं। इस बार ये सुझाव रिजेक्ट नहीं होता और हमें लगता है कि रेग अपनी बहस में जीत जाता है। वैलेरियन उसके पीछे पीछे दौड़ता है और छोटे भाई को डांटता है कि ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा है। फिर से रेग को डेला के दिल में बदलाव पर यकीन नहीं, वो उसे पुराने गुनाहों के साथ जोड़ कर रखता है। वैलेरियन इस बेवकूफ़ को याद दिलाता है कि लड़की अभी भी उनकी अपनी बहन है, इसलिए उन्हें उसे ऐसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। किसी अजीब वजह से रेग को यह बात बुरा लगता है और वो चिल्लाने लगता है, जोर देकर कहता है कि उनकी अपनी खून की वजह से अगर शर्मीली सी लड़की जैसी वो ऊंचे सर्कल में घुस गई तो सबको बर्बाद कर देगी। वैलेरियन यकीन नहीं कर पा रहा कि उसके भाई के मन में सचमुच इतनी कड़वाहट है, और रेग तो बस यही सोचकर चला जाता है कि वो सही है। उनकी विनाशकारी छोटी बहन से निपटने का एकमात्र तरीका है उसे पूरी तरह बंद करके रखना। अगले सीन में हम वापस डेला और डेरिक के नजरिए पर आते हैं। सुबह सुबह वो उसके दरवाजे को जोर से खोलकर पटकती है और उत्साह से पूछती है, क्या हुआ, सुनाओ ना। उसकी किताब पर अचानक एक स्क्रॉल प्रकट होता है। जब वो उसे खोल रहा होता है तब तक बदमाश प्रिंसेस पहले ही सार बता देती है, अगर मैं ड्यूल हार गई तो भाई तुम्हारी ये नई फैंसी मर्सेनरी को इस ड्यूल की पहले से खबर है। वो जानता है कि रेग एक स्टार मैच है, इसलिए जीतने की संभावना बेहद कम है। डेला फिर से उस पर चिल्लाती है, अरे ओ मूर्ख, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो ये मैच आने वाला है और तुम्हारी नौकरी जा रही है। डेरिक उसे याद दिलाता है कि मर्सेनरी की जिंदगी यही है, किसी को हायर करो, पैसे लो और अगले काम पर निकल पड़ो। अब तक उसे खूब पैसे मिल चुके हैं, इसलिए इस ड्यूल की चिंता करने की कोई वजह नहीं है। चिंता असल में डेला को है। वो उदास हो जाती है देखकर कि वो कितना बेपरवाह है। एक हफ्ता झट से निकल जाता है और हम पहुंचते हैं ड्यूप्लेन फैमिली के ऑफिशियल ड्यूल ग्राउंड पर। सारे बड़े बड़े नोबल और उनके असिस्टेंट इस बड़े इवेंट के लिए तैयार हो चुके हैं। ट्यूटर डेरिक सबको अच्छे से वेलकम करता है। एस्टेट के हेड एक नज़र में ही हैरान हो जाते हैं कि डेरिक कितना चिल और कूल दिख रहा है। सोचते हैं
क्या इस लड़के को डेला की प्रोग्रेस पर इतना भरोसा है? इस एटीट्यूड से पैट्रियार्क काफी इंप्रेस हो जाता है। इसीलिए वो मजबूती से सोचता है कि अभी इस मर्सेनरी को निकालने की कोई जरूरत नहीं। एक तरफ से आता है वो भाई जिसकी छोटी बहन से पुरानी प्रॉब्लम चल रही है। रेग अपनी ड्रेस में बिल्कुल राजकुमार टाइप लग रहा है। वो अपनी पूरी सच्चाई से कसम खाता है कि अब डेला को फाइनली तोड़ कर रख देगा, उसके सारे पुराने गुनाहों की सजा देकर। दूसरी तरफ से आती है गुस्से वाली छोटी बहन। उसे याद आ रही है वो पुरानी बातचीत, जब डेरिक ने सीधे सीधे कहा था कि उसकी मैजिक अब अगले लेवल पर जा रही है। मतलब उसके लिए 1 स्टार मैजिक इस्तेमाल करना बस कुछ ही दूर है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास ड्यूप्लेन फैमिली का खून है, वो नेचुरल टैलेंट जो उसके साथ जन्म से है। शुरू में डेला को समझ नहीं आया कि वो अचानक ये बात क्यों उठा रहा है, लेकिन इसके पीछे एक वजह थी। डेरिक उसे याद दिलाता है कि वो स्कूल ऑफ द वाइल्ड से जुड़ी हुई है, एक ऐसी स्कूल जो पूरी तरह से सेल्फ स्टडी पर फोकस करती है, जहां चीजें अगली पीढ़ी को पास डाउन नहीं की जाती, बल्कि हर कोई अपना यूनिक तरीका खुद ढूंढता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो गुस्से में चिल्लाती है कि ऐसे उदास और दयनीय बातें क्यों बोल रहा है। आखिरकार कन्फेशन हो जाता है। वही नोबल लड़की जो पहले उसे कुत्ते की तरह ट्रीट करती थी, अब उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है कि वो उसका टीचर बना रहे। वो चाहती है कि मैजिक सिर्फ उसी से सीखे, किसी और मास्टर को एक्सेप्ट करने का नाम नहीं लेना। ये सुनकर डेरिक मुड़ता है और कहता है कि वो मैजिक स्पार के एक भी रूल नहीं जानता, खासकर नोबल्स के साथ तो कभी किया ही नहीं, लेकिन हाँ, वो उसे प्रॉपर फाइटिंग स्किल्स जरूर सिखा सकता है और आने वाली लड़ाई जीतने का तरीका भी बता सकता है। फिर सवाल करता है, क्या तू सच में जीतना चाहती है? तभी डेला को वो पुरानी जजमेंटल आवाजें याद आने लगती हैं। बचपन में जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, बेयर करते थे कि वो मैजिक नहीं सीख पा रही, वही आवाजें फिर से उसके दिमाग में गूंजने लगती हैं। उसकी सिर्फ मौजूदगी ही परिवार के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गई थी, क्योंकि सब उसे नोबल खून की बर्बादी समझते थे। सब अलीना और ग्रैंड ड्यूक के बाकी बच्चों की तारीफ करते और कहते कि बेहतर है बच्चा ही ना हो, बजाय एक बेकार बच्चे के। अपने सारे हेटर्स को गलत साबित करने की गुस्से से भरी इच्छा ने डेला को डेरिक के सुझाव से पूरी तरह सहमत कर दिया। वो जीतना चाहती थी और अब सच का वो पल आ गया था। वो एरिना में कदम रखती है। अब वो ना रेग की छोटी बहन थी, न ही हाउस डुप्लेन की सबसे छोटी औलाद, बस अपनी खुद की ताकत पर खड़ी थी। एक मर्सेनरी की स्टूडेंट एक मैच के तौर पर खुद के लिए लड़ रही थी।